अगर सही तरह से आ रही है तो बता दें, और अगर नहीं आ रही तो फिर भी बता दें। शादी हो दोनों से। Can you hear me? Is there anyone who can help me out? भाई किसी को आवाज आ रही है? चलो गुड। मतलब आराम से पूछ रहा हूँ कि किसी को आवाज आ रही तो बता दे। नहीं, जैसे ही बोला किसी को आवाज आ रही है फौरन यस सर यस सर यस सर आना के बाद। फाइन जी। क्या पढ़ना है यार, छोड़ो परे पढ़ना पढ़ाना, इतनी देर से पढ़ रहे हो। अरे अरीश तो नहीं आया हुआ आज, पता चला जी वो सर, बोले अबे बिल्कुल यार सही आज आवाज है। नहीं आया। अब अरीश आया वो पता चला अबे यार फिर आया, फिर सर ने पढ़ाने का मूड में नहीं। तो खैर, अच्छा हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर जो है वो रेशोज के बारे में बात की थी, शेयर होल्डर इक्विटी रेशोज के बारे में। क्या हमारे पास आज ऑनलाइन हानिया साहिबा हैं? गुड। तो हानिया, अभी तक आपको सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स रेशोज जो थे वो समझ आ गए? गुड। अच्छा, माहम ने कल कहा था सर एक अदद क्वेश्चन करवा दीजिएगा, सही है, डिस्कस कर लीजिएगा। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी कि उसका लेआउट किस तरह से लिखना है। अच्छा, पॉइंट क्या है? पॉइंट यार ये है कि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस वगैरह जितने भी है ना, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे पास, इन सब में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप क्वेश्चन को तोड़ते किस तरह से हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को तोड़ना नहीं आएगा आपको, सो यू मे नॉट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, सो अगर आप लोगों में आप लोगों से ना आज ना सिर्फ मैं आप लोगों के साथ रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन तो बाद में, मैं आप लोगों के साथ जरा, क्योंकि पेपर के अंदर कोई ऐसा की बदतमीजी आ गई फिर आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं था। तो व्हाट आई डिड इन एल्पा के हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को कंटिजेंसी प्लान का, चेंज मैनेजमेंट का, लॉन्ग टर्म प्लान का मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं करवाया, सही है, क्योंकि वो 20 मार्क का आता था। तो अल्फा से मुझे आइडिया आया, बच्चों ने आइडिया दिया सर इसके जो एसेस हैं अगर उनको हम 12 मार्क का कर लें तो क्या अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा बेहतरीन हो गया, तो सीनियर ऑन हो गया। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा भाई ये तो पोटेंशियल नए क्वेश्चंस बन गए हमारे पेपर के लिए, क्या बात है। फौरन से मैं जाकर पीछे क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। ही। तो हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि समझ चुके होंगे आप क्या हुआ है आप लोगों के साथ। अब हुआ ये है कि आप लोगों के आंसर्स के अंदर, यानी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर टोटल अब 5 क्वेश्चन की जगह पे 6 क्वेश्चंस हो गए। और 6 क्वेश्चन पता है क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि मुझे ना यूनिट 6 पे डालना था। देयरफॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को देखिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आना या कैलकुलेशन और उसके बिहाफ पे कोई रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आना, वो तो सही अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा का बदतमीजी वाला क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर शरारत उससे ज्यादा डाली हुई हुई, तो फिर तो लग गए ना हमारे। ठीक है, तो जरा उसके बारे में बात भी करें। प्लस थर्सडे को आप लोगों का क्लासेस आपकी नहीं है, और कल हमारी जो है वो मिड टर्म से पहले एक लास्ट क्लास होगी। अब आप लोगों के मिड टर्म्स होंगे, और मिड टर्म्स के बाद जो है आप लोगों का विंटर वेकेशंस होंगी, और फिर जनवरी के अंदर जो है वो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी होपफुली इंशाल्लाह। मेरे पास अच्छा खासा टाइम, मेरे पास टाइम अब अपकमिंग वीक का पूरा होगा, जिसमें आप लोग टेस्ट पेपर्स की तैयारियां कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और हम लोग फारिग बैठे तालियां लूडो खेल रहे होंगे। और उसके बाद जब छुट्टियां आ जाएंगी, सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी, तो सॉरी मेरे पास टाइम नहीं होगा
कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब होगा ये कि जो टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने रिविजन्स के बारे में बात की थी, अ, वो क्विक रिवाइजर्स, ठीक है? क्विक रिवाइजर्स जो हैं, वो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उनको मैं एक ब्रीफ अ, कन उसके अंदर डिस्कशन के अंदर मैं अलग-अलग वीडियोज़, ये मैंने आप लोगों से पूछना है, मुझे काइंडली आप लोग बता दें कि चॉइस, एनालिसिस, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? ये 3 है। इनमें टोटल हमने पढ़े 13 टॉपिक्स। क्या इन 13 टॉपिक्स की 13 अलग-अलग वीडियोज़ बननी चाहिए? सही है? या 3 वीडियोज़ बननी चाहिए, जिसमें एक टॉपिक के अंदर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पूरे को डिस्कस कर लिया गया हो, एक के अंदर चॉइस को पूरे को डिस्कस कर लिया गया हो, एक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन को पूरे को डिस्कस कर लिया हो। रिविजन वीडियोज़ हैं, ये लेक्चर वीडियोज़ नहीं, रिविजन वीडियोज़। सो व्हाट इज़ मोर प्रेफर्ड? 3 वीडियोज़ की जाएँ, अपलोड की जाएँ, जिसमें एक-एक सेक्शन को, एनालिसिस को एक पूरी वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, चॉइस को एक पूरी वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन को एक, ताकि आपके ज़हन में एक क्लियर व्यू आ जाए कि यार ये पूरा सीक्वेंस है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। और इस बार मैंने कल उसका टेस्ट रन करके देखा एंड इट वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल टेस्ट रन। इट्स गोइंग टू बी एन इम्प्रोवाइज़ेशन ऑन ग्लास बोर्ड और मुझे तो बड़ा मज़ा आया उसको करने के, उसको इम्प्रोवाइज़ करके देखने में। तो इट्स गोइंग टू बी ऑन ग्लास बोर्ड थिंग, लेकिन इट्स इम्प्रोवाइज्ड और लेट्स सी, uh, उसको मैं भी ज़रा एडिट शेडिट करके उसका टीज़र वीज़र मारूँगा इंशाल्लाह। तो अ, अब आप लोग मुझे काइंडली क्लास में, ये आप मुझे अपने कमेंट्स में मुझे प्लीज़ आप बता दें कि हर टॉपिक की अलग-अलग रिविज़न यू थिंक कि होनी चाहिए या सेक्शन वाइज़ होनी चाहिए कि एनालिसिस की, यानी कि अगर मैं यूनिट 6 की बात करूँ, या तो मैं 13 वीडियोज़ लॉन्च करूँ जिसमें हर एक टॉपिक को अलग-अलग रिवाइज़ करवाया हो, सही है? जैसे डिसीजन ट्री है, अलग से रिवाइज़ करवाया हो, 4 स्ट्रीम मॉडल है, अलग से रिवाइज़ करवाया हो, सही है? कोर कॉम्पिटेंसी अलग से रिवाइज़ करवाया हो, अलग-अलग सारे, या एक बंडल के अंदर सब चीज़ें बता दी जाए। व्हिच वन यू थिंक इज़ बेटर? मिन्ज़ा ने कह दिया है अलग-अलग रिविज़न करवा दें, सर आसानी हो जाएगी। अलग-अलग वीडियो करवाने में सबीला वीडियोज़ बहुत सारी हो जाएँगी, ये मैं आपको बता दूँ। वीडियोज़ बहुत सारी हो जाएँगी और उसमें फिर आप लोगों के पास ये चॉइस नहीं रहेगी कि आप के लिंक कैसे होगा, ये मेरा इश्यू है। अलग-अलग, ठीक है। मुझसे ज़्यादातर लोग अलग-अलग वीडियोज़ के साथ बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं सर, एट लीस्ट पूरा रिविज़न हो जाएगा। हाँ, मकसद अगर मैं चॉइस के बारे में बात भी करूँगा, मैं अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना चॉइस की, तो उसमें भी मैं सबके ही बारे में बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगा किसी चीज़ को, हर एक को अलग-अलग लेके चलूँगा। हर एक की अलग-अलग, सर 3 वीडियोज़ तक ठीक, ठीक है। अच्छा, चलो ये इसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज़ वो तो मेरे ऊपर है कि मैंने असल में रिकॉर्ड तो अपने पास तो अलग-अलग ही करना है। या तो मैं उनको सम करके एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, या उनको अलग-अलग कर दूँगा। मैंने तो अलग-अलग टॉपिक पे काम करना है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, क्योंकि ये यूट्यूब का बेसिक एक सर्वे था, जिसपे उन्होंने ये बताया हुआ था कि जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, मोस्ट इफेक्टिव वीडियोज़ जो हैं, वो बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं, सही है? और बहुत छोटी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अब या तो 3, सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वीडियोज़ या वीडियो का जो स्पैन, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो रहती है, दैट इज़ 3 मिनट की वीडियोज़ पे रहती है या 8 मिनट की वीडियोज़ पे। 3 से 8 मिनट की वीडियो। सही है? इसके दरमियान अगर 8 मिनट से बियॉन्ड चला जाता है, तो वो लोगों का इंटरेस्ट उसमें से लूज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर इश्तिहार का प्लग इन भी आना शुरू हो जाता है। रिमेंबर दैट, आप मूवी कभी देख रहे होते हैं, क्लिप देख रहे हो, बीच में एकदम से इश्तिहार आ जाता है। तो वो फिर वो वीडियोज़ जो होती हैं, वो बेसिकली दूसरी कंपनीज़ जो हैं, उन वीडियोज़ को मोनेटाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर अलग-अलग कर लें ताकि हमारे जो टॉपिक वीक है, हम सिर्फ उस पे फोकस कर सकें। बिल्कुल सही, थम्स अप, वेरी स्ट्रांग पॉइंट, वेरी स्ट्रांग। ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक, इट शुड बी स्मॉल 3 मिनट वीडियो, क्विक रिवाइज़र,
इट्स अ लेंथी 30 मिनट्स वीडियो और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया, क्या होना चाहिए? 3 मिनट और 30 मिनट, इनके दरमियान मुझे बताओ, यानी कि 3 से 8 मिनट के दरमियान की एक वीडियो होगी, या ये कर लें जिसमें सिर्फ रिवाइजर होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवाइजर होगा, है क्या, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इशू क्या होता है, और एक 30 मिनट की लंबी वाली कहानी ना, फुल एग्जांपल्स के साथ, ये वो फलाने इनसाइड आउट। बेटा 30 मिनट्स की अगर आपने करनी शुरू कर दी ना, कोई भी नहीं देखने वाला, बता दूं मैं। तो फिर हम क्लासेस क्यों कह रहे हैं? अगर मैंने 30 मिनट्स की वीडियोस डालनी ही है ऑनलाइन में, तो क्लासेस का क्या तुक था? मसला बता दो जरा मुझे। जो यूनिवर्सिटी में पूरे 30-45 मिनट्स की वीडियोस पढ़ी हैं, वो किस काम की हैं? वो भी तो इसी चीज की हैं। असल में ये जो वीडियोस बनेंगी, ये ऐड ऑन है, ये वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ऐड ऑन है। सही है, ये ऐड ऑन है। आपने जो यूनिवर्सिटी पे सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया है, या आपने वो यूट्यूब पे या आपके क्लासरूम के ऊपर जो कोई वीडियो एग्जिस्ट कर रही है, इट्स फाइन। और ये जो वीडियोस होंगे, ये उनका रिवाइजर होगा। मतलब ये चीजें आपको सीखने के लिए नहीं है, रिवाइज करने के लिए है। कि इंस्टेड ऑफ लाइक रीडिंग द बुक ब्ला 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 चीजें, जस्ट लुक एट द वीडियो फॉर 5-8 मिनट्स, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, गेट द रिवाइजर। गेट द रिवाइजर का मतलब ये है कि यू ऑलरेडी हैव सीन दैट यूनिवर्सिटी वाली वीडियो, या जो आपकी क्लासरूम पे जो वीडियो अपलोड हुई हुई थी, वो वहां पर अपलोड हो रही है, वो हमने देखी हुई है पहले से। ये चीज है सर। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिहाज से, तो अगर सिर्फ उसकी वीडियो मैं बनाऊं, तो वो तकरीबन वीडियो जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट की बनेगी, क्योंकि उसमें हर टॉपिक को अलग-अलग डिस्कस कर रहा हूँ। सही है? लेकिन जब मैं आप लोगों को दूँगा, तो स्वॉट की अलग बात हो रही होगी, पेस्ट की अलग बात हो रही होगी, बोस्टन की अलग, पोर्टर 5 फोर्सेस की अलग, एंड सो कोर कॉम्पिटेंसी की अलग बात हो रही होगी, बिल्कुल। सही है? तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपना पहले से एक माइंड बना लें कि यार अच्छा, ये जो वीडियोज़ अभी अपलोड हो रही है ना, ये वीडियोज़ आपकी मिड टर्म के लिए नहीं हो रही, ये मैं आपको बता दूँ। सही है? ये मिड टर्म के लिए नहीं हो रही। ये हो रही हैं असल में आपके सीआईई के लिए, ठीक है? तो मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है कि मैं पहले बैठ के सर वो प्लीज़ बजटिंग की बना देना सर, मिड टर्म में आने वाली है। सर 15 टू 20 मिनट्स की बनाकर क्लासरूम पर अपलोड करें, ताकि टॉपिक वाइज़ सारे वीडियोज़ अलग-अलग रहें। हाँ, मैं करूँगा तो अपलोड उसको क्लासरूम पर ही। सही है? बाकायदा वीडियोज़ का एक पूरा अलहदा से टैग बन जाएगा क्लासरूम के ऊपर, और वीडियोज़ उसी लिहाज से टॉपिक के नाम से आएँगी, ठीक है? वो किसी टॉपिक के अंदर नहीं होंगी। जैसे पहले तो मैं जो क्लासरूम पे वीडियोज़ डाल रहा था, टॉपिक के अंदर डाला था ना, अब वीडियोज़ का एक टैग बना दिया जाएगा, उसमें सिर्फ वीडियोज़, उसमें सिर्फ बाकायदा लिखा हुआ होगा कि स्वॉट, पेस्ट, ब्ला, 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 फिर उसके अंदर सब टैग्स जी, एनालिसिस के अंदर ये वीडियोज़ हैं, चॉइस के अंदर ये वीडियोज़ हैं, और इम्प्लीमेंटेशन, और दिस विल गो ऑन इंशाल्लाह फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स। अगर ऑनलाइन क्लासेस का इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस का चलता रहेगा, इसको मैं ऑनलाइन के ऊपर ही इसको फिर पोस्ट करता रहूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं क्लास के सामने खड़ा हो जाया करूँगा, मैं बता दो मुझसे क्या पूछना है, मैं पूछ लूँगा। ठीक है? दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। मेक सेंस? ओके। सो अब हम लोग पहले जो है ज़रा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं इसको, रेशियो एनालिसिस का, और देखते हैं कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है? कैलकुलेशंस को आप लोग छोड़ दीजिएगा, कैलकुलेशंस आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं उसके आंसर्स के ऊपर बात करूँगा कि उसका आंसर करना कैसे। 12, वो 6 क्वेश्चन 12 मार्क का होगा। मिला-जुला के आपका पेपर जो होगा, वो तकरीबन होगा, मेरा ख़्याल है अम, 92 मार्क्स का। 80 मार्क्स का सेक्शन ए चलेगा पूरा का पूरा, 5 क्वेश्चंस, और अब जो एक और 12 मार्क का 6 क्वेश्चन आएगा, वो 12 मार्क का, तो 92 हो जाएगा। ठीक है? मिलेंगे घंटे आपको वही 3।
ओके, सो वी आर ऑन, ठीक है, मई जून 19 पे हम लोग हैं, सही है, 31 पे। और उसका जो हमारे पास एक फाइनेंशियल डेटा हमारे पास गिवन है, ये हमारे फाइनेंशियल डेटा गिवन है, सही है। और ये इनकम समरी आपको गिवन है, सारे कैसे कि रेवेन्यूज ये थे और सो ऑन एंड सो फोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये निकला हुआ है, तो आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये जो हमारे पास सारा का सारा डेटा गिवन है, इस डेटा के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स के साथ है। नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स एसेट्स, ठीक है जी। टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 150, तो टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 100, सही है। कैपिटल इधर आ गया हमारे पास, शेयर कैपिटल इधर आ गया, और रिजर्व्स हमारे पास ये दे दिए। रिजर्व्स बेसिकली वो पैसा होता है जो हम लोगों ने बिजनेस के किसी रेनी डे के लिए लगा के या उनके लिए संभाल के रखा हुआ, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब कभी बिज़नेसेस काम कर रहे होते हैं ना, तो इनके पास सिर्फ़ यही पैसे नहीं होते, और बहुत सॉरी, ये सिर्फ़ उनके पास रिसोर्स नहीं होती। बहुत सारी और भी रिसोर्स होती है जिसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की है। ठीक है ना? मकसद फाइनेंशियल डेटा में सिर्फ़ ये डेटा नहीं होता, और 10,000 डेटा और भी होता है। सही है? और ये कंपनी डेफिनिटली, अगर हम इस कंपनी के बारे में जाके देखें पीछे, तो दिस कंपनी इज़ अ लिमिटेड कंपनी, सही है? और व्हेन इट इज़ अ लिमिटेड कंपनी, तो देयरफॉर देयर मस्ट बी सम शेयर होल्डर्स एज़ वेल। और व्हेन देयर आर शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स के होने की वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके शेयर होल्डर्स आया आपसे खुश हैं भी या नहीं है। देयरफॉर अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा जहां तक पहला देखते के साथ जो हिट आ रही है, ज़हन में क्लिक कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भाई पॉइंट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस पॉइंट के अच्छे होने के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि आपने सब चीजें दी है। आपने शेयर होल्डर के लिहाज से शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिहाज से आपने कोई बातचीत नहीं की है। तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू द केस स्टडी फर्स्ट एंड सी के वेदर दे हैव सम शेयर होल्डर इश्यूज और नॉट। इफ नॉट, देन तो शेयर होल्डर के जितने भी कल रेशियोज पड़े थे, सब के सब यहाँ पर उछलते कूदते आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब सर ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्या है। इसका क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है ये, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप रेफरेंस टू अपेंडिक्स 1 कैलकुलेट द गियरिंग रेशियो, ठीक है। अब गियरिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन इक्विटी, सही है। तो या कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है और शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, सही है। तो अगर हम लोग बात गियरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख देंगे इसका। ठीक है जी, अब जाएंगे जाके ऊपर हम देख लेंगे शेयर होल्डर इक्विटी और ब्ला 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 चीजें कितनी है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज ये नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल के लिहाज से, अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो हमारे पास ये भी है, ठीक है। वो हमारे पास जो है अम, ये भी है, सही है। और वो हमारे पास ये भी है, ठीक है। और हमारे पास ये भी है, टा ठीक है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ शेयर कैपिटल विद अस, ठीक है। टोटल इक्विटी हमारे पास, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना आ गया वो भी हमारे पास है। हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो भी है, रिजर्व भी हमारे पास ही पैसे पड़े हुए हैं, सारी इक्विटी है ना हमारी सारी की सारी। तो इन सब चीजों को हमने ऐड बैक कर लिया। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला बना वो बेसिकली 60/50 + 10 + 40 + 10, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया इसका। तो हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय एक 50 है, एक 10 है, एक 40 है और एक 10 है। सही है? तो ये और इंटू 100 हो गया ये। तो जो भी कोई इसका आंसर आ रहा है वो इसका आंसर आ जाएगा इन गियरिंग रेशियो। सही है? तो
अब ये चीज जितने भी आंसर आ रहा है ये आपके पास काफी होगा, सही है, इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये याद रखें कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा इंफॉर्मेशन निकाली है जो हमारे पास। देखो, शेयर होल्डर हमारी इक्विटी क्या चीज होती है? इक्विटी हमारे पास वो चीज है जो हमारे पास है, हाथ में है चीजें, सही है। सो वी हैव लाइक दिस एसेट्स एज वेल, नेट एसेट्स एज वेल, ठीक है। वी हैव दिस एंड दिस, सही है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन आवर हैंड, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगले क्वेश्चन के लिहाज से, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके पास नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब इसमें ओरिजिन नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया, मुझे वो इस्तेमाल कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिहाज से अगर हम बात करें, वो कहाँ से आएगा हमारे पास? देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आता है भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये रहा 10, सही है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आएगा, शेयर से भी कैपिटल आता है, एसेट भी आपका कैपिटल होता है, रिजर्व भी आपका कैपिटल बन सकता है, या दिस इज देयर एज वेल, ठीक है। सो अगेन इट्स गोइंग टू बी 10 अपॉन 110, या एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट तो है नहीं, सो इट्स अबाउट 10 अपॉन, वही चीज आ जाएगी 110 इंटू 100। सो इसका जो कोई आंसर आएगा, क्योंकि ये रिटर्न है, इन परसेंटेज आता है, इसका आंसर इन परसेंटेज आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जो भी कोई आंसर हमारे पास आए हैं, इसको मैंने अगर फॉर एग्जांपल नाम एक्स वाई जेड दिया है, या इसको मैंने नाम ए दिया है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो, फिर देख लो, रेफर टू योर आंसर फॉर ए, एनी अदर इंफॉर्मेशन, recommend whether, सही है, should accept the takeover offer, ठीक है, from gun, ठीक है, justify your recommendation, यानी कि फाइनल पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन कर। सो जब कभी आपने ये बात करनी है तो उसके आप, और इसका आंसर कितने बात करें, 12 मार्क का आंसर, ठीक है। सो आपके पास जो वैल्यूज वगैरह जिस तरह से भी हमने बात करनी है, वो ये कि पहले आपने आंसर के बारे में बात करनी है, दो जो कैलकुलेशंस आपने की हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जो आपका गियरिंग रेशियो, उसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आंसर होगा, उस आंसर का पहला फ्रैक्शन जो है वो बेस करेगा आपके 4A के आंसर के ऊपर, सही है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने गियरिंग रेशो, सही है, और वो जो हम लोगों ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है, रिटर्न ऑन ये मैं इसको, ठीक है। अब ये बातें आपने करनी है। अब इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या-क्या चीज़ें होंगी, और दोनों में सेम चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन इट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसका जो आंसर आया वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सही है। अब क्या ये ज़्यादा है, तो क्या, हाउ कैन वी रिड्यूस इट, और अगर ये कम है तो हाउ कैन वी इंक्रीज इट, सही है। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह से जब इधर आएँगे तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, सही है, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहला पैराग्राफ हमारे पास होगा जो एग्ज़िस्ट कर रहा होगा हमारे पास अपने आंसर के अंदर। तो ये हमने जैसे ही आंसर किया तो हमारे पास ये चीज़ कवर अप हो गया। ये हम लोगों ने कहाँ पर कवर अप किया, ये हम लोगों ने पहले में कवर, ठीक है।
अब अदर इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हाउ ऑथेंटिक द डेटा इज, या क्या हमें और किसी चीज की जरूरत थी या नहीं थी। देयरफॉर अब हम लोग जो बात करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी, ये अब बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू बी पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। और ये पैराग्राफ नंबर 2 में हो रही है और ये है अदर इंफॉर्मेशन। सही है। फाइनेंस के अंदर जब कहीं भी आपको डेटा गिवन हो तो आपके पास अदर इंफॉर्मेशन के अंदर ये चीज आप लिख सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग कंसर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। जी विंडो ड्रेसिंग है, गलती भी हो सकती है, हाउ ऑथेंटिक दीज डेटा आर, प्लस हमारे पास अदर रेशियोज भी मालूम होने चाहिए। सिर्फ एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम डिसीजंस नहीं ले सकते। सही है। यानी अगर हम केस स्टडी के लिहाज से क्वेश्चन को देखें तो इसने असल में recommend whether BSJ, ठीक है, shareholders should accept the takeover offer from Genfo। अब शेयर होल्डर्स ने टेक ओवर ऑफर जो है वो क्लियर करनी है। टेक ओवर का तो वो खरीद लेगा उससे। अब खरीदने का मतलब ये है कि अगर उसको वो खरीद रहा है तो अब अपेरेंटली शेयर होल्डर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि मुझे कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है, वो ये भी देखेगा कि आया उसके बिजनेस की जो मार्केट रेपुटेशन है वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। जो ये गेनफो जो बिजनेस है इसकी ओवरऑल रेपुटेशन मार्केट में क्या है। सही है। क्या वो अपने टेक ओवर के अंदर वो कितना टाइम लेगा, क्या एक एथिकल कंसिडरेशन के अंदर टेक ओवर हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि गेनफो कहता है कि गॉनफो कहता है कि यार मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर जाऊंगा, कहते हैं ठीक है जी दे दो बिल्कुल, उसके बाद पकड़ के वो कंपनी के अंदर जो है वो सब लोगों को निकाल देता है। तो ये भी आप देखो, हम तो ये कहते हैं ना कि भाई अब हमारा क्या कंसर्न, लेकिन एथिकल कंसर्न्स के अंदर रहते हुए, ठीक है, एथिकल कंसर्न्स के लिहाज से आप टेक ओवर की बात आप कर सकते हैं। अब ये दो जो बातें आपने की है इन दोनों की आपने क्या करनी है, इंपॉर्टेंस लिखनी है कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये भी जहन में रखो। प्लस एक बच्चा कहता है सर ये शेयर होल्डर्स हैं तो सर मैं क्या ईपीएस के बारे में बात कर सकता हूँ, सर क्या मैं डिविडेंड पर शेयर के लिहाज से बात कर सकता हूँ। बात सिर्फ इतनी भाई वो टेक ओवर कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो वैसे ही आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है सर कि वो 49-51% के ऊपर करें। हाँ, दिस इज गुड इफ यू रेज दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ 49-51, तब आप शेयर होल्डर्स के बाकी रेशियोज के बारे में बात भी कर सकते हैं। ठीक है। अगेन रेपुटेशन ऑफ गॉनफो कुड आल्सो बी योर आइडिया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास जो तीसरी चीज आएगी, दिस इज अबाउट द यस एंड नो वाली कहानी। ठीक है, इन विच वी विल हैव a yes point। सही है। एंड देन वी विल हैव आवर नो पॉइंट। ठीक है, यस और नो दोनों के साथ चलेंगे हम। ठीक है जी। सो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास अगर कोई बात किसी कंडीशन के लिहाज से की जाती है तो वो किस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये क्यों यस और नो क्यों आ रहा है। यस और नो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास वेदर लिखा हुआ है। ठीक है। और इस वेदर को कवर करने के लिए वी आर बाउंड के हम लोग ये चीज करें। तो इसलिए अब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन बन रहा है, दिस सेक्शन इज बेसिकली अबाउट वेदर के कीवर्ड के लिए। ठीक है, वेदर को बड़ा एक वो मिलता है ठीक है, वेदर यस, वेदर नो। ठीक है। अब वेदर यस और वेदर नो का मतलब ये है कि ये जो चीज आपके पास आ रही है, दिस इज बेसिकली पैराग्राफ नंबर 3। आपने क्वेश्चन को तोड़ने में बार बार ये बात करो, आप जब तक क्वेश्चन को तोड़कर नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा कि आपने आंसर कैसे करना है। पैराग्राफ खुद ब खुद ही बनेंगे, आंसर खुद ब खुद ही डिटेल में जाएगा, खुद ब खुद ही आपको समझ आना शुरू होगा कि हाउ यू हैव टू डू इट। अच्छा, अब है क्या गेल्फो की, और अब ये जो यस के अंदर हम क्या करेंगे,
whether to accept, whether they should accept. Yes, BSJ should accept. Gone for offer. सही है। और नो में क्या चीज आएगी? BSJ should reject. Gone for. ठीक है। तो अब जब आप यस के बारे में बात कर रहे होंगे तो जब आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गिव वन एडवांटेज ऑफ एक्सेप्टिंग। सही है। प्लस उसका इंपैक्ट ए, प्लस उसका इंपैक्ट बी, प्लस उसके साथ उसकी जजमेंट, प्लस उसकी जस्टिफिकेशन। लेकिन आंसर यहां खत्म नहीं हुआ। हाउ एवर करके आपको इसी का वन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेप्टिंग, सही है, प्लस उसका इंपैक्ट ए लिखना है। ए तक क्यों जा रहे हैं, बी तक क्यों नहीं जा रहे? रीजन इज दिस, वी आर वर्किंग ऑन 12 मार्क्स। सही है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल। ठीक है। और यहां पर भी इसी तरह से बात आ रही होगी कि अगर हम नहीं करते फॉर एग्जाम्पल तो उसमें हम क्या करेंगे? तो वन एडवांटेज ऑफ रिजेक्टिंग, सही है, उसका इंपैक्ट ए, उसका इंपैक्ट बी, उसकी जजमेंट एंड रिस्पेक्टिव जस्टिफिकेशन। लेकिन आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आंसर के लिहाज से हम लोगों को अब जो बात करनी है वो वन डिसएडवांटेज की बात करनी है। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास बन गया सारी। तो अब हमारे पास सब चीजें आ गई। अब हमने फाइनली क्या करना है? वी बेसिकली हैव टू डू दिस थिंग नाउ, वी हैव टू जस्ट जस्टिफाई इट। और जस्टिफाई करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी बेसिकली हैव आवर फाइनल पैराग्राफ। और फाइनल पैराग्राफ विल हैव क्या नाम है इसका, टू थिंग। ठीक है। और ये चीज जो है ये हमारे पास यहाँ पर आएगी। ये चीज यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में आ रही होगी। ये फोर्थ पैराग्राफ है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? फाइनल जस्टिफाई कर रहे हैं। सही है। ये वाला पैराग्राफ जो है ये आपके पास है फाइनल वर्डिक्ट का। सही है। अब आप रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कहोगे आई हेयर बाय एक्सेप्ट ब्ला ब्ला, और एक और रीजन आप वहां पर सेट करोगे जिसके थ्रू आप उसको बताओगे हाँ दिस इज द रीजन व्हाई आई शुड बी एक्सेप्टिंग इट। और अगर आप रिजेक्ट कर रहे होंगे तो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग वन मोर एडवांटेज ऑफ योर। ठीक है। फाइनली यू हैव टू टॉक अबाउट द कंक्लूजन। ठीक है। सो यहाँ क्या चीज आ गई। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कैन डील विद योर आंसर। और कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा इंतहाई मेथोडिकल वे में करने की कोशिश की है। पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास आंसर करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
लेकिन उन आंसर्स के अंदर आप लोग ओरिजिनली शायद उतना ज्यादा फोर्सफुली इवैल्यूएशंस या एनालिसिस ना कर पाओ, ठीक है। अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशंस के लिहाज से, सो ये फोर्थ पैराग्राफ जो है ये आपका इवैल्यूएशन लेके चल रहा है। ये जो आपकी जजमेंट और जस्टिफिकेशंस हैं ये आपकी इवैल्यूएशन लेके चल रही हैं। देयरफॉर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑरेंज कलर से, सो ये जितने भी आपके पास है, ये आपके पास ई का 1 नंबर है, ये आपके पास ई का 1 नंबर है, सही है। ये आपके पास ई के 2 नंबर हैं, ठीक है, जिनमें से एक ई यहाँ पर मिलता है और एक ई आपको यहाँ मिलता है, सही है। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आप जब कभी काम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और अगर हम 12 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है, नॉलेज जो होता है वो 2 मार्क का होता है, एप्लीकेशन जो होती है वो भी 2 मार्क की होती है, एनालिसिस जो है वो 4 मार्क का होता है और इवैल्यूएशन जो होती है वो भी 4 मार्क की होती है। तो यू जस्ट कैन सी कि वी हैव इनफ इवैल्यूएशन अवेलेबल विद इन द आंसर, तो हमें उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। रही बात इस चीज की कि हम लोगों की नॉलेज कहाँ है, तो नॉलेज के लिहाज से हम लोगों का जो आंसर है वो थ्रू आउट अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ये हमारे पास नॉलेज की तरफ जा रहा है, और ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ये नॉलेज और एनालिसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिनली आपको नॉलेज के मार्क्स आपको दिलवाएंगे, ठीक है ना। अगेन नॉलेज 2 मार्क की है। इसमें अगर आपने डिफाइन भी किया हुआ है, देखो डिफाइन किया हुआ है आपने, यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है, तो आपको यहीं पर ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर डेफिनेशंस, बेसिकली आपकी डेफिनेशंस इसकी पॉइंट की बात आती है। फिर आप यहाँ पर भी एडवांटेज कोट कर रहे हो, यहाँ पर डिसएडवांटेज कोट कर रहे हो, फिर एक एडवांटेज कोट कर रहे हो, फिर डिसएडवांटेज कोट कर रहे हो, तो थ्रू आउट आपने जो है वो नॉलेज के मार्क्स दिए हुए हैं। वेयर आपके पास जो एप्लीकेशन है, सॉरी एनालिसिस है, उस एनालिसिस के लिहाज से बात करें तो हाउ टू इम्प्रूव, ये जितनी बातें आपने की हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। देन यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ए बी वाली जितनी बातें आपने की हैं, ये सारी के सारी आपके जो है वो एनालिसिस चल रही है। और अगर आप देख सकते हो तो ये बेसिकली 4 एरियाज पे आपकी एनालिसिस चल रही है। ये आपको सॉरी, ये आपको एनालिसिस का 1 नंबर देगा, ये आपको एनालिसिस का 1 नंबर देगा, ये दोनों मिलाकर आपको एनालिसिस का 1 नंबर देगा, और ये दोनों मिलाकर आपको एनालिसिस का 1 नंबर देगा। सो इट्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल टुगेदर, सारे का सारे आपके पास सब चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि आप केस से लिंक कर रहे हैं मुसलसल, तो एप्लीकेशन साथ-साथ चल रही है। तो पॉइंट ये है कि आप लोग अगर किसी और तरह से लिखते हैं, तो देयर आर चांसेस कि शायद आपकी, देखिए, आप लोगों के लिखने का तरीका गलत नहीं हो सकता, या आप लोगों के लिखने के तरीके में कोई मेजर कोई फ्लॉ नहीं हो सकता। माइट यू हैव स्पेंट मोर टाइम इन गेनिंग ओनली 2 मार्क्स, सही है, ऑफ नॉलेज। माइट यू हैव टेकन मोर टाइम, माइट यू हैव रिटन मोर देन रिक्वायर्ड ऑफ गेटिंग 2 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज, सही है। हो सकता है वो टाइम अगर आप इसको अचीव करने में लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जगह यही है, खत्म है आंसर, यहाँ पर आंसर खत्म है, एंड ऑफ द पेज। सही है, उसके बाद अगला क्वेश्चन खुद ब खुद ही अटैच है, आप कर ही नहीं सकते, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप किसी और तरह से आप काम करें। देयरफॉर रिक्वायर्ड ये बात है कि आप लोग अगर आंसर्स करते भी हैं, उन आंसर्स को करने के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि व्हाई आर यू राइटिंग, और व्हाट टू राइट इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू चंक्स, सही है। हर एक चीज को आप लेकर पकड़ के बैठ जाइए, और आपने बस उसके लिहाज से उसका बस क्राइटेरिया पूरा करना शुरू कर दें, खुद ब खुद ही आंसर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, सही है। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट हैज टू बी रिटन। और आज मुझे आप लोगों के साथ 12 मार्क के क्वेश्चंस भी करवाने थे, लेकिन वो मैंने आपसे नहीं करवा सकूंगा, वो कल करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो दिस इज बजट करवा दे, मसला है उस बजट करवा, कल करवा देंगे बजट, सभी कल बजट करवा देंगे, दोनों एक पैराग्राफ पे। हाँ, दोनों एक पैराग्राफ में, वो यस और नो को चाहे तो अलग अलग पैराग्राफ में कर लें। अगर आपका माइंड इस चीज पे है कि
2 पे किया ना। तो आप इसको ऐसे कर लें कि ये बेसिकली आपको बन जाएगा 3A पैराग्राफ और ये बन जाएगा आपका 3B पैराग्राफ। कर लें ऐसे कर, पैराग्राफिंग करते हैं, अच्छी बात है, पैराग्राफिंग कर लें तो और अच्छा हो जाए। लेकिन इससे और सर बहुत सारे एडवांटेजेस लिखने से आपको बहुत तुर्रा नहीं मारने वाले। आपके ऊपर उतनी बर्डन पड़ जाएगा, एग्जामिनर कहेगा मुझे 10 एडवांटेज दे दो। वेदर येस के अंदर आप एक एडवांटेज के साथ चल रहे हैं, सर मैं हम 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे दें। भाई डिसएडवांटेज देना लाज़मी है, ये याद रखो। सही है? ये नहीं है कि 2 एडवांटेज दे दिया और डिसएडवांटेज नहीं दिया, नहीं, वो एनालिसिस पूरा नहीं हुआ। समझ रहे हैं ये बात? तो ये चीज़ ज़हन में रखो कि अगर आप 2 एडवांटेजेस के साथ जा रहे हो, फिर आप डिसएडवांटेज नहीं लिख रहे, तो आपने असल में इवैल्यूएशन पूरी नहीं की है। ये चीज़ ज़हन में रखो। वेदर का कॉन्सेप्ट उस वक़्त आता है जब फ़ायदा और नुकसान दोनों चलते हैं। सर क्या मैं 2 फ़ायदे लिखकर और 1 नुकसान लिख सकता हूँ? ठीक है, ज़रूर लिख दो। लेकिन नो के साथ भी फिर यही करना पड़ेगा। अरे सर क्या हो गया? मैंने भाई बैलेंस करनी है ना चीज़, बैलेंस नहीं करोगे तो चीज़ आगे वो एक्सप्लेनेटरी एलिमेंट पे काम नहीं कर पाएगी। आपके तो चलो हाथ-पैर टूट जाएँगे, आपका तो दिल खुश हो जाएगा, एग्ज़ामिनर कहेगा हम खुश नहीं हुए। हमने तो अपनी खुशी थोड़ी देखनी है, हम तो एग्ज़ामिनर की खुशी देखनी है। दूसरी चीज़, आपने 3 एडवांटेजेस लिख दिए। सर जी मैं 3 एडवांटेज लिख देता हूँ। लिख दो भाई 3 एडवांटेज लिख दो और एक डिसएडवांटेज लिख दोगे? अरे सर लिख दूँगा टेंशन नहीं है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। और नो के साथ क्या करोगे? सर उसके साथ भी 3 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज। बड़ी अच्छी बात है। सर बस बता के निकलना है ना? नहीं, बता के नहीं निकलना। अब आपने अगर 3 एडवांटेज कोट किए ना, तीनों के एनालिसिस करो, तीनों को इवैल्यूएट करो। अब करो। अरे सर ये क्या बात हुई? तो भाई लिख क्यों रहे हो? मकसद फ़ज़ूल कचरा लिखने का तो तुक ही नहीं है। जिसको एंड तक लेके जा सकते हो, उस पे बात करनी है। सही है? इसलिए डू नॉट कन्फ्यूज़ योरसेल्फ कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपकी चीज़ बनेगी। आपने एक रॉक सॉलिड पॉइंट भी लिख दिया ना, आपको स्कोर मिल जाएगा। सही है? एंड यूज़ योर पॉइंटर्स, यूज़ योर या नॉलेज अ, इंटेलिजेंटली या स्मार्टली। रादर कि आप एक ही पॉइंट के ना डालते चले जाएँ सारे के सारे, पूरी बिज़नेस स्टडीज़ पहले आंसर में लिख देंगे। अ, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है? तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखें। मेक सेंस? क्लियर है? माहम आपके मसला रिज़ॉल्व हुआ आपको? सर पैरा 3 में जजमेंट और जस्टिफिकेशन हमारे को समझा दें। पैराग्राफ ओके। देखो ये जो आपने इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी लिखा होगा ना आपने, कि एक्सेप्ट करने जो आपने एक्सेप्ट करोगे अगर गॉन्फो का अगर आप वो है जो ऑर्डर है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो 1 सेकंड रुको। सही है? अगर मैं गॉन्फो का ये पूरा का पूरा जो है गंदा कर लिया मैंने। अगर मैं गॉन्फो का ये वाला जो ऑर्डर है एक्सेप्ट करता हूँ, तो एक्सेप्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? उससे मुझे बिज़नेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पहली चीज़ और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ए और बी में से सेलेक्ट करना है, जजमेंट सेलेक्ट करनी है आपको, ठीक है ना? कि ए और बी में से आपने ये आपने किया इम्पैक्ट ए, इसका आपने लिया इम्पैक्ट ए, फिर आपने उससे इम्पैक्ट बी निकाला। अब इन दोनों इम्पैक्ट में से व्हिच वन इज़ बेटर? जो भी कोई बेटर है उसकी आपने कहा भई देयर बाय आई सेलेक्ट दिस इम्पैक्ट बिकॉज़ उसका ये फ़ायदा है, बिकॉज़ उसका ये फ़ायदा है। सही है? तो उसका रीज़न लिखना है, आपने सिलेक्शन का भी रीज़न लिखना है। सेम गोज़ अगर आपने रिजेक्ट किया है, अगर कॉन्फो के ऑब्जेक्टिव को आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है? तो इस रिजेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? प्लस उससे फर्दर क्या फ़ायदा होगा? फिर आपने जजमेंट की तरफ जाना है कि जजमेंट करनी है कि व्हिच इम्पैक्ट इज़ बेटर एंड व्हाई दैट इज़ बेटर। ठीक है? साथ-साथ आपने जो डिसएडवांटेज करना है वो एक्सेप्टिंग का है और उसके साथ सिर्फ इम्पैक्ट ए अभी हम सिर्फ इम्पैक्ट ए पे क्यों जा रहे हैं? The only reason we are just going on impact A is because we are on 12 marks. As soon as we are on 14 marks, this disadvantage must be evaluated as well. क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास जो ये 4 मार्क हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं E इक्वल टू 6 के अंदर। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। 12 और 14 मार्क की मार्किंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सही है? द मार्किंग रिमेन सेम। 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस और 6 इवैल्यूएशन। समझ आ गई? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला आ जाता है। ठीक है? सही है जी, चलें जी। दैट्स इट फॉर टुडे और जाएँ एन्जॉय करें, हैव फन।